मेरे दिमाग में तो एक शख्सियत थी उमराव जान की, वो दुनिया से मुकाबला करने वाली शख्सियत थी। ये एयर इंडिया में रह के फ़िल्में बनाते हैं। आज मेरे साथ हैं मुज़फ़्फ़र अली साहब, जो कला, साहित्य, अदब, फ़िल्म मेकिंग सभी चीज़ों के सच्चे रहनुमा हैं, जिनकी फ़िल्मों में कहानियाँ नहीं बल्कि एक ज़माना साँस लेता है। जिनकी फ़िल्म उमराव जान ऐसी कालजयी कृति है, जिसको हम हमेशा से पसंद करते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं और ये मौका ख़ास है क्योंकि 44 साल बाद रिलीज़ हो रही है और उसके लिए बहुत मेहनत की गई है और ख़ास इस मौके पर हमारे साथ हैं मुज़फ़्फ़र साहब। बताइए सर, कैसे हैं और इस समय क्या फ़ीलिंग है आपकी? आप ही सोच सकते हैं क्या फ़ीलिंग हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ जिसको इतनी शिद्दत से महसूस किया हो, इतनी गहराई से सोचा गया हो और वो फिर इतने अरसे के बाद सामने आए, और वो भी एक नए नए लिबास में सज-धज के 4K वर्ज़न उसका आए और साथ-साथ उसकी किताब भी आए। तो एक बड़ी एक मतलब नायाब फीलिंग अंदर तक महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद मेनी जनरेशंस, ये फ़िल्म एक ऐसी नहीं है कि जो आज की फ़िल्म हो या कल की फ़िल्म हो। ये मतलब ये एक टाइमलेस जनरेशंस के फ़िल्म लिए। है, हुँ, जो आपके वालिदैन ने भी शायद देखी हो सकता है उनके पुरखों ने भी देखी हो। तो उसका एक अजीब-सा एक कंटिन्यूटी उसके मिज़ाज में है, जो फ़िल्म इतिहास में नायाब है। और वो जो अदब शायरी और म्यूज़िक और लखनऊ ख़ासकर, उसका जो फ्यूज़न है और जिस तरीके से आप लेकर आ पाए, उस समय ख़ासकर कुछ यादें हैं उस समय की? यादें ही यादें हैं, और उसके अलावा कुछ है क्या? मतलब किस तरीके से हम लोगों ने उस फ़िल्म को डूब के बनाया, कैसे उसमें उतरे, कैसे उसको महसूस किया, कैसे इस बम्बई में रह के हम उस ज़माने में अपने आप को पहुँचाया। तो वो हम एयर इंडिया में काम करते थे उस वक़्त, एक फ़िल्म बना चुके थे उमराव जान, उससे पहले गमन से। उस वक़्त काफ़ी लोगों ने भौएँ चढ़ाई कि ये एयर इंडिया में रह के फ़िल्में बनाते हैं। तो टाटा साहब ने खुद कहा कि भाई तो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं एयर इंडिया में रह के, हॉकी खेलते हैं, तो ये अगर उसने अपनी छुट्टी में फ़िल्म बना ली तो क्या हुआ? ये आधी उमराव जान तो मैंने एयर इंडिया में रह के बनाई थी, जो लखनऊ की थी हिस्सा। तो उसमें क्या था कि उसके अंदर दाखिल होने से पहले कितना हमने उसको गहराई से महसूस किया, उसको पूरा हमने रिकॉर्ड किया। फिर जब हम ऑफ़िस आते-जाते थे तो मुझे लगता है पूरी कहानी जो है मैं आने-जाने में दोहराई जाती थी। एंड आई यूज्ड टू इमेजिन द दैट एरा, दैट culture, the nuances of that culture as part of my life that I had lived, you know. तो मेरे लिए वो एक ज़िंदगी हो गई थी। उस ज़िंदगी को दोबारा जीना, उन रिश्तों को, उसमें जितने भी फ़िल्में किरदार हैं, वो सब जिए हुए किरदार हैं और जाने हुए किरदार हैं। उनको एक एक नई दुनिया देना में के सामने पेश करना, एक मेरे लिए बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी भी थी और एक चुनौती भी थी। मतलब एक तरीके से हम हमारा गुज़िश्ता लखनऊ से एक परिचय भी हो रहा था और हम उसका परिचय दुनिया के सामने पेश भी कर रहे थे। तो इट वाज़ लाइक क्रिएटिंग अ होल वर्ल्ड। उसमें सिर्फ़ उमराव जान ही नहीं थी, उसमें हर किरदार अपनी जगह पे एक वक़्त का नुमाइंदा था। बहुत ही मुकम्मल कहानी थी। चुनौतियों की आप बात कर रहे थे, चैलेंजेस सिर्फ़ ये नहीं थे कि आप एयर इंडिया में रहते हुए भी फ़िल्म बना रहे थे। इसके अलावा भी मैंने कहीं पढ़ा कि और भी दिक्कतें आई, रिसोर्सेज़ की भी चीज़ें थी। क्या कुछ दिक्कतें थी? देखिए, बगैर दिक्कत के तो कोई आज तक फ़िल्म बनी नहीं है। अब इतना होने के बाद, इतनी कामयाबी मिलने के बाद, दिक्कतों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ज़ाहिर है हर आदमी, एवरीबॉडी कांट बी ऑन द सेम पेज। तो दिक्कत तो यही आई टू गेट पीपल ऑन द सेम पेज। तो उसमें 2 दिक्कतें थी। एक तो वो दिक्कत थी कि जो बाहर के लोगों को अंदर दाखिल करने में होती है। उनकी अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है। हम उनकी दुनिया
में दाखिल नहीं होने पाते हैं, वो हमारी दुनिया में दाखिल नहीं होने पाते हैं। लेकिन इस फ़िल्म के ज़रिए से हमें स्टेप बाय स्टेप सबको अंदर लाना पड़ा, और वो भी इस तरीके से लाना पड़ा कि वो बिल्कुल हम में उनमें कोई फ़र्क ना हो। अमीरन या उमराव के किरदार में रेखा की जो कास्टिंग है वो बेहद ही कमाल है, उनको अवार्ड भी मिला। लेकिन वो मादा शायद आप ही का था उस समय, जो उनकी एक इमेज थी या उर्दू अदब और साहित्य और शायरी को लेकर उनकी जो उस समय मालूमात थी उसका मुझे पता नहीं। लेकिन आपने जब कास्टिंग उनकी की या जब उनके बारे में सोचा तो क्या चल रहा था दिमाग में? मेरे दिमाग में तो एक शख्सियत थी उमराव जान की, जिसको मैंने अपने अंदर लिया था, और वो शख्सियत एक ज़माने से जूझने वाली शख्सियत थी, जो गिर के सँभलने वाली शख्सियत थी, वो दुनिया से मुकाबला करने वाली शख्सियत थी, खुद को पहचानने वाली शख्सियत थी। तो ये उसके अंदर के जो इतने बारीक पहलू थे, शेड्स थे, उनको मुझे किसी किसी दूसरे में पाना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती अदाकारी में, निगाह। हमारी निगाह तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी निगाह में भी वो किरदार होना चाहिए कि वो उसको आप एक बार देखें ना, तो आपको एहसास हो जाए कि किस दर्द से गुज़र रही है। उसको झटका लगे तो आपको झटका लगे। तो वो गिर के सँभलने वाली कैफ़ियत और सँभल के फिर आगे बढ़ने वाली कैफ़ियत, वो एक निगाह में पता चल जाती है। गाह रोती हुई, गाह हँसती हुई, मेरी आँखें अफ़साना ख़ां दोस्तों। तो जो आँखें अफ़साना कहती हैं, वो कोई चीज़ नहीं कहती है। तो ये मुझे रेखा को देख के लगा कि उसकी आँखों में किस्सा गोही और मतलब दर्द की बयानी की वो कैफ़ियत मिल सकती है या पैदा की जा सकती है, जो उस वक़्त किसी में नहीं थी। हो सकता है सबसे बड़ी चीज़ इसमें सब्र होता है। अगर उसमें एक सब्र है का मादा है, सब्जेक्ट को समझने का, अपने अंदर उसको उतारने का और फिर दुनिया के सामने पेश करने का। दैट्स अ प्रोसेस, यू नो, इट हैज़ शी हैज़ टू इंटरनलाइज़ इट एज़ एन आर्टिस्ट। तो वो मुझे लगा कि रेखा में है। उनका एक बीबीसी का मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुत साल पहले, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया नहीं, मुझे नेशनल अवार्ड ज़रूर मिला, लेकिन मैं बह रही थी जिस हिसाब से, और मेरे साथ उस समय जो मौजूदा हालात थे, वो सब निकल के आ रहे थे। भई मौजूदा हालात तो हर आदमी के हर वक़्त होते हैं। जब हर कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन उसका बहना जो था वो मेन चीज़ थी। जिस तरीके से वाक़ई बही है, मतलब उसमें शी हैड टू कट हरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। हालात जो हैं वो तो बदलते रहते हैं, हमें रोल तो अभी करना है ना। 1 मिनट में हँसना है, 1 मिनट में रोना है। मौजूदा हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन उन मौजूदा हालात से कट करके एक किरदार में उतर के एक सच्चाई, उस वक़्त की सच्चाई पेश करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो उसने की। वो एन्सेम्बल कास्ट बहुत ही कमाल का, उसमें फ़ारूक शेख साहब या फिर नसीरुद्दीन शाह साहब, राज बब्बर साहब, सब, और सबके एप्ट रोल हैं, मुकम्मल उन लोगों ने उसको निभाया। वो कास्टिंग जब कर रहे थे ये सब, क्या कैसे वो हुआ, मुझे ये समझना है? नहीं, मुझे सब में एक एक ज़िंदगी नज़र आ रही थी, एक 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 कला नज़र आ रही थी। They were not larger than life, they were underplayed, you know what I mean? They could have been 20, 30, 40 times more exaggerated, but I wanted to keep them underplayed, understated, so that the audience has to uh, become that, you know what I mean? If you overplay it, then the audience, you leave the audience behind, you know, you're trying to be smarter than the audience. At that moment, you might surprise the audience, but at the end of it, you will find the audience has gone somewhere else. I wanted the film to become the audience to become the film. So you have to take the, for me, the audience is God, you know what I mean? ज़बान खल्क को नकार खुदा कहिए। तो ज़बान खल्क जो है, जो ऑडियंस की एक अंदर की ज़बान है, जो उसके अंदर की एक शिद्दत है, जो उसके अंदर का एक हुस्न है, उससे उससे हाथ मिलाना, उसको गले लगाना एक अलग चीज़ है।
लोग डरते हैं उसको गले लगाते हैं, कहते हैं अरे ऑडियंस समझ नहीं पाएगी। ये मत सोचिए कि ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, ये सोचिए ना कि ऑडियंस में एक बहुत ही गहरा एहसास होता है, ऑडियंस के अंदर एक दिल होता है जो पाकीज़ा होता है, उस पाकीज़ा दिल के अंदर आपको उतरना है अपने काम को लेके। और एक और चीज़ जो दिल में उतर गई थी वो थी इसका संगीत, जिस तरीके से लिरिक्स थे, ख़याम साहब ने जो अंदाज़ बयाँ किया और आशा जी के जो आवाज़ थी वो कमाल थी और उसपे फिर रेखा जी ने जिस तरीके से अदायगी की। अब देखिए इसी घर में बनी थी ये फ़िल्म, यहीं से शहरयार ऊपर रहते थे, खय्याम साहब सामने रहते थे और एक एक 2 साल के लिए एक अजीब-सी दुनिया हम पे तारी हो गई थी कि शहरयार को उमराव में उतारना। शहरयार एक अपनी जगह पे बहुत बड़े शायर थे, हम गमन में सीने में जलन ना कहूँ, तूफ़ान सा क्यों लिखा था उन्होंने, कलाम को इस्तेमाल किया था। लेकिन एक 18वीं 19वीं सदी की एक लड़की की ज़िंदगी में उतर के और उसकी दास्तान शायरी में पेश करना। फॉर्चुनेटली ही वाज आल्सो अ टीचर ऑफ उर्दू इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो पढ़ा भी चुके थे उमराव जान। लेकिन उस वो बन जाना अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात रहती। तो मुझसे कहते थे यार क्या मुझसे तुम औरतों वाली गज़लें लिखवा रहे हो? मैंने कहा आप सोचिए तो, आप उसमें उतरिए तो मैंने उनको सिर्फ एक उन्हीं की गज़ल थी, हमने कहा देखिए ये मियार है आपका, नाउ एवरीथिंग एल्स इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ बिफोर दिस। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार। हमने कहा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस औरत को यहाँ पहुंचाना है। अब इसके पहले इसके साथ क्या क्या हुआ है, किस ऑप्टिमिज्म से इसने ज़िंदगी शुरू की है, किस इश्क के साथ उसने अपने रिश्ते मतलब निभाए हैं और फिर क्या उसको डिसइल्यूजन मिला। तो वो पूरा एक जो ट्रेजेक्टरी बनी है वो एक नायाब मतलब जर्नी थी हमारे लिए और शहरियार के लिए। उसी सूरज से खय्याम साहब का उसमें डूबना, उसके जो उसकी उसमें एक नगमगी पैदा करना, उस शायरी में एक निस्वानियत मतलब एक फेमिनिटी पैदा करना और फिर उसमें एक ख़ास लखनऊ का रंग लाना, ये बहुत बड़ा काम था। वो लखनऊ कभी गए नहीं थे, तो मुझे लगता है लखनऊ की खुशबू आपको जो उमराव जान के नगमों में मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको मैंने अपना दिल खोल दिया, उन्होंने अपना दिल खोल दिया। ज़ाहिर है लखनऊ की गोमती बहने लगी दोनों दिलों से। तो ये चीज़ जो थी ये बहुत ख़ास एक सफ़र था शहरयार का, खय्याम साहब का और फिर आशा जी का। आशा जी ने को लगा कि वो कहीं और आ गई हैं। ये जो फ़िल्म है ये एक अलग ही दुनिया है, इसमें इतनी आसानी से उतर के बहना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने शी वांटेड मी टू रीड द स्क्रिप्ट टू हर, टू रीड द बुक टू हर, टू रीड each poetry and tell her exactly what is going on in my head, and she really went into another world. तो जो आशा जी ने किया है और फिर ज़ाहिर है एक सुर नीचे से गाना भी, और मतलब शी वाज दैट कैरेक्टर, यू नो व्हाट आई मीन। आज भी कहीं किसी महफिल में जाएं तो बगैर उमराव जान के उनकी महफिल मुकम्मल नहीं होती है। तो शी रियली ब्रॉट अ लॉट ऑफ लाइफ टू द फिल्म एंड दैट इज, ये सब चीज़ें तैयार होके रेखा तक पहुंचती हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग आई मीन विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो उसकी एक अदायगी है। देखिए एक खूबसूरत औरत जब एक खूबसूरत ज़बान बोलती है तो इट्स ए न्यूक्लियर फ्यूजन दिस थिंग डिवाइस, यू नो, फिर कोई बच नहीं सकता है उससे। अगर उन्होंने उर्दू ज़बान एक जी, खूबसूरत औरत बोले तो क़यामत आ जाती है। उन्होंने वो पूरा एब्ज़ॉर्ब कर और लिया मेरे कितनी ख़्याल से। मतलब अंडरस्टेटेड, उसमें ज़्यादा काबिलियत झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट हाउ अंडरस्टेटेड यू आर। तो फिर उसमें व्हेन यू अंडरस्टेटेड तो आँखें भी बोलती हैं, जुल्फ़ें भी बोलती हैं, अंदाज़ भी बोलता है, एंड ऑल दैट कुमुदनी लाखिया अंडरस्टूड। जो उन्होंने कोरियोग्राफ की हैं गज़लें उनकी, वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी, कोई बॉलीवुड का नहीं कर सकता था। उसमें एवरी डिटेल्ड मैटर, इफ यू हैव टू से अ थिंग इट हैज़ टू बी सेड विद
वेरी फ्यू एलिमेंट्स. ये नहीं कि आपने एक गाने में 10 औरतें खड़ी कर दी और सब, तो जाहिर है मतलब यू विल असॉल्ट पीपल्स सेंसेस, बट विल यू गो इनटू द मैसेज, यू नो, व्हाट इज द फीलिंग. तो वो उसमें क्या कहते हैं, जो कुमुदनी लाखिया ने किया है, वो बहुत ही क़यामत का काम था. एंड ऑल दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू रेखा. इवन जो शॉट्स थे वो जहाँ पर अदायगी की ज़रूरत है, डांस के दौरान भी क्लोज़ शॉट्स लग रहे हैं, हाँ, वो सब आज भी मेरे को विजुअली मेरे को हाँ, इतना नहीं वो चीज़ें नहीं स्ट्रॉन्ग मिलेंगी आपको. न करने वाले मिलेंगे, न कराने वाले मिलेंगे. और कपड़े भी एक एलिमेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हाउस ऑफ हाँ, कोटवारा मतलब the story is told through textiles, you know what I mean. People don't understand the importance of textiles, because हम लोग तो आजकल जीन्स और स्ट्रेच के चक्कर में सब we don't realize कि what language clothes speak, you know what I mean. तो वो if you are in Lucknow, you know what I'm saying. वो एक सीन देख रहा था मैं जिसमें वो रेखा जी के पास नसीर भाई आते हैं हम्म, और वो पीछे से वो उनको वो कुछ पहना रहे हैं, हाँ. वो उसमें कपड़े की जो वो स्त्री है, वो एक-एक चीज़ वो इतनी बारीकी से रखी हुई, मतलब वो समझ में आता है कि कितनी मेहनत की गई है एक वो उस समय के पूरा कपड़े में। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो था, वो एक पूरा टैक्टाइल डिपार्टमेंट था. वो चीज़ ही अलग थी. और अब क्योंकि नेशनल फिल्म आर्काइवल ऑफ इंडिया और एनएफडीसी इनसे इन लोग ने मिल के जिस तरीके से रिस्टोर किया और 4K में लेकर आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? इतने सालों के बाद ये आइडिया कहाँ से आया? I think I've had a kind of a sympathetic relationship with the directorate of film festival, and they've done my retrospectives. So when this whole 4K process started, I mean, Umrao Jan was an obvious choice, and I'm happy and I'm glad that they took it up, you know, क्योंकि वरना वो खत्म हुई थी, नेगेटिव सब चिपक गया था. तो फॉर्चुनेटली दे हैड आई थिंक इंटरनेगेटिव और समथिंग लाइक दैट, तो सब एक ही चीज़ को कर पाए. जो हमारे मतलब जो यहाँ पर वर्ल्ड राइट कंट्रोलर के पास था, उसमें देयर वर 15 मिनट्स मिसिंग आल्सो. पता नहीं कैसे वो पूरा उसको एडिट कर दिया किसी. बट एनीवे वी वर लकी टू ब्रिंग इट ऑल बैक टुगेदर and create this NFDC and National Film Archives. They were a great source of. और न सिर्फ फिल्म बल्कि उसके साथ-साथ कमाल की कुछ तस्वीरें हैं, यादें हैं, जो यादों के झरोखों से आपने निकाले, 250 से ज़्यादा पिक्चर्स भी हैं। किताब में. हाँ। That is a quite a big job. That book is going to be history, because आजकल कोई सेंस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है ना लोगों के पास. आप किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाइए तो एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी टूटी हुई है. कोई कहाँ रख के भूल गया, कोई खींच के ख़त्म हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कहीं चिपक गई बारिश में तस्वीरें. बॉम्बे में चीज़ें नहीं प्रिजर्व हो पाती हैं. तो फॉर्चुनेटली आई टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम हियर टू अ ड्राई प्लेस इन लखनऊ. सो वहाँ ये चीज़ें बच गई. सबसे क्योंकि ये थोड़ा-सा अजीब और धर्म संकट वाला सवाल भी है, उन तस्वीरों में से सबसे दिल के करीब कौन-सी तस्वीर है? नहीं, बहुत सी हैं, बिकॉज़ रेखा ने तो क़यामत ढा दिया ना उन तस्वीरों में. वो लम्हे आपको कहीं नहीं मिलेंगे. जो व्हाट शी हैज़ poured herself into those moments. सब तस्वीरें नायाब हैं. और क्योंकि जो फ़िल्म है, उसके चाहने वाले हैं, उसके साथ-साथ उसके कपड़ों के भी चाहने वाले हैं। हाउस ऑफ कोटवारा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाउस ऑफ कुटवारा के बारे में यही था कि जब मेरी फ़िल्म, क्या नाम है, ज़ूनी कश्मीर में बना रहा था डिम्पल और विनोद के साथ, वो आतंक की वजह से इट केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. तो फिर मैंने उस वक़्त सोचा कि अगर हम रेखा को हसीन बना सकते हैं, हो सकता है हम और लोगों को भी हसीन बना सकें अवध की दस्तकारी को लेके. उससे पहले गमन मैंने जब बनाई थी, तो द होल थिंग वाज अबाउट व्हाई पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. तो लोग गांव छोड़ के शहरों में क्यों आते हैं, शहर छोड़ के और बड़े शहरों में क्यों जाते हैं. तो दैट वाज द बुनियाद ऑफ माय इंटरेस्ट इन क्राफ्ट. क्योंकि अगर उनको एम्पावर कर दें हम, तो लोग क्यों जाएंगे छोड़ के शहर को. तो दैट इज़ व्हाट रियली गॉट मी इनटू क्राफ्ट. स्मिता ने कहा आप इतना
सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, व्हाई डिडंट यू स्टे इन कोटवारा एंड डू समथिंग? तो वो दैट थिंग वाज देयर इन माय हेड. सो आफ्टर Zuni I got into Kotwara as a craft haven for craft, in a big way. सर आखिर में कि आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है उमराव जान, आपको क्यों लगता है? हम सब में वो कहीं ना कहीं वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग उसको इतना पसंद करते हैं और आने वाली जनरेशन्स भी करती रहेंगी. I think it's about the dignity of being a woman. It's a woman's identity. It's pure, simple, aesthetic, and it's got the. I mean, it's really how a woman of today would look at herself in the eyes of yesterday. You know what I mean? And the days to come. उसकी जो एक निस्वानियत है, जो उसकी फेमिनिटी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है.